यस। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो आई होप कि आज शॉर्ट नोटिस पे हमने आप सबको बुलाया है आणि एंड इंटर पर्सन आहे या वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अबाउट द मार्केट्स, अभी क्या मार्केट की कंडीशंस है और इसमें हम क्या कर सकते हैं। और मैं मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सो वी विल टेक अबाउट 30 to 40 मिनट्स प्रेजेंटेशन, और उसके बाद आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो देखेंगे। एंड ये आज की जो मीटिंग है वो हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू रिफर आफ्टर द मीटिंग ऑन अवर यूट्यूब चैनल। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। ओके, सो आज का टॉपिक तो वही होना चाहिए जो अभी बस सबसे हॉट पोटैटो की तरह है कि नहीं, कि भाई वॉर सिचुएशन, राइट। सो इन दैट सिनारियो अभी क्या कर सकते हैं इन टाइम्स ऑफ कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट क्या होता है कि क्लैरिटी आती है, राइट। क्लैरिटी आती है तो क्या होता है कि क्लैरिटी जो होती है वो इट क्रिएट्स वेल्थ, इट हेल्प अस क्रिएट वेल्थ। So that basically is the message of today's session, but we will check some data. This whole session is data driven. Data इस पे बहुत ही important part play करने वाला है। So this is the standard disclaimer. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स की लास्ट अगर हम देखने जाए तो 1 महीना, 3 महीना, अप टू 2 इयर्स तक का ये चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अलग अलग सेक्टर है इंडियन, जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन मार्केट्स के जो सेक्टर है, जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, ईएलएसएस फंड हो गया, ये सब म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज है। तो ये जो कैटेगरीज में जो इन्फ्लो आता है और उसका जो रिटर्न आता है, राइट, उसके ऊपर ये एक डेटा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सबसे कम रिटर्न जिसने दिया है उस टाइप के जो फंड्स है जो लार्ज कैप ओरिएंटेड है, जो मिड कैप स्मॉल कैप है, उसने पिछले 1-2 साल में बेटर रिटर्न दिया है, राइट। फ्रेंड्स, जस्ट 1 मिनट। वी आर स्टार्टिंग अवर सेशन नाउ। सो दिस इज अबाउट द सेक्टर्स। म्यूचुअल फंड्स के जो अलग अलग कैटेगरीज है, जो सेक्टर्स है, वहां पे जो इन्फ्लो आ रहा है उसका जो रिटर्न है पिछले 1 साल में, अगर आप पिछले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने का ये रिटर्न से कि कितना रिटर्न वो दे रहा है। नाउ अगर हम देखें कि 1 जनवरी 2024 से लेके 28 फरवरी 2025, ये इतने 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर मेजर ड्रॉडाउन्स क्या है, राइट। निफ्टी 50 जो है, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, उसमें मेजर ड्रॉडाउन्स क्या थे और उसको कितना टाइम लगा। सपोज ये मार्केट करेक्ट हुआ, निफ्टी 50 का प्राइस डाउन हुआ, 15% लॉस हुआ, उसको 113 दिन लगे, 113 डेज लगे 15% माइनस जाने में, और उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगा, 200 डेज लगे अप्रोक्स। फिर यहाँ पे मार्च 2025 से अप्रैल 2025 6% माइनस हुआ मार्केट, निफ्टी 50 9 दिन लगे, और उसको ऊपर आने में, रिकवर होने में भी फिर 8 दिन लगे। सेम चीज अभी जो चल रहा है, जनवरी 2026 से जो मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ओवरऑल आप देखने जाओगे तो कितना गया अभी, 15 डेज जितना हुआ, 15 डेज में कितना माइनस हो रहा है, 5% हो रहा है, राइट। और 10% रिकवर हुआ, लेकिन अभी भी रिकवरी पूरी नहीं हुई है। नाउ दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। ये वोलाटिलिटी जो होती है वही आपको पैसा बना के दे सकती है, और उसी से हमारा पैसा बनता है। नाउ अगर वॉर होता है तो उसके वो इन्वेस्टर के लिए क्या फायदेमंद हो सकता है उसमें से। देखो, अगर कहीं पे भी वॉर हुआ और ग्लोबल कोई ऐसा सिनारियो होता है जहाँ पे पूरा सप्लाई चेन का डिसरप्शन हो रहा है, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। तो ये सब जो कन्फ्लिक्ट्स हुए पिछले इतने टाइम में, पिछले 20-30 सालों में, अभी रसिया यूक्रेन का वॉर जब चालू हुआ था 2022 में, और वो अभी तक चल रहा है, 4 साल हो गए वो अभी तक चल रहा है। वो जब चालू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि जल्दी ही खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना चलेगा, लेकिन उसको 4 महीने हो गए, 4 साल हो गए, राइट।
वही चीज अभी इसराइल और हमास का जो वॉर है, करीबन करीब 1 महीना जैसा होने को आया उसको। और अभी जो गल्फ वॉर है वो 2 डेकेड पहले हुआ था। राइट, तो ये सब चीज क्या है कि जब ऐसा कन्फ्लिक्ट होता है तो जो मार्केट है उसके ऊपर इम्पेक्ट आता है। और होता क्या है ड्यूरिंग वॉर, प्रॉब्लम क्या है, हमारे हमारा कंट्रोल किस चीज के ऊपर है वो समझना इंपॉर्टेंट है। मार्केट में वोलाटिलिटी बढ़ती है। वोलाटिलिटी मतलब क्या होता है कि मार्केट रोज ऊपर जाता है, रोज नीचे जाता है। तो वो बढ़ता है, उसकी वोलाटिलिटी है वो बढ़ती है। कमोडिटी जो प्राइस होती है वो स्पाइक होती है, मतलब कि जो आपका फ्यूल है, ग्रेन्स है, वो सब का चीज जो है, ऑयल है, ये सब की प्राइस क्या हो सकती है, स्पाइक होती है। राइट, और जो आपकी करेंसी है उसके कारण क्या होता है, करेंसी आपका फ्लक्चुएट होता है ना। ये जो तीन चीजें वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फोकस ऑन द थिंग्स यू कैन कंट्रोल, आपका जो उस पे फोकस है, आपका और मेरा फोकस किस चीज पे है, हमारे बिहेवियर के ऊपर, इन्वेस्टर्स के बिहेवियर और ओवरऑल अनसर्टेनिटी जो है, हमारा अनसर्टेनिटी कितना होना चाहिए वो हमारे कंट्रोल में है। मार्केट का अनसर्टेनिटी कितना होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। राइट, तो ड्यूरिंग द वॉर वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ वी आर बिहेविंग इन व्हाट वी आर डूइंग अल्टीमेटली। नाउ जनरली ऐसे टाइम पीरियड जब भी आते हैं, वेदर इट इज ड्यू टू कोविड हो गया या कोई जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में, उस टाइम पे क्या होता है कि मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे स्टार्ट पैनिकिंग। अपनी एसआईपी जो होती है, जो इन्वेस्ट एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको विड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा सोचते हैं कि इसको मैं विड्रॉ कर लूँ। और अल्टीमेटली क्या होता है उसके बाद क्या करते हैं वो, इधर वो कभी भी मार्केट में एंटर करते ही नहीं है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि मार्केट में कभी भी पैसा बनता नहीं है। और या तो वो क्या करेंगे कि परफेक्ट टाइमिंग के लिए वेट करेंगे कि अभी मार्केट बहुत ही हाई है, बहुत वोलाटाइल है, थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तब मैं एंटर करूंगा। लेकिन वो सब चीज़ बहुत ही डिफिकल्ट होती है। कैसे, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपका अभी कोई पोर्टफोलियो है, 25 लाख 50 लाख या 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है मार्केट में, यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड। और ऐसा कुछ सिचुएशन चालू हुआ, आपने सोचा कि अभी मैं निकल जाता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, जो भी है वो पैसा निकाल के बैठ जाऊंगा। और जब मार्केट 10% या 20% डाउन जाएगा तब मैं वापस एंट्री ले लूंगा। लेकिन होता क्या है कि वो जब वापस एंट्री लेना ना, वो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इट इज नॉट दैट मच इजी टू डिसाइड कि अब मैं कब कौन से लेवल पे मैं वापस एंटर कर सकता हूँ। राइट, सो ये सब चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी, राइट, इट इज इन्वेस्टर साइकोलॉजी। सो लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे अगर बात करें तो होता क्या है कि मार्केट्स है ऑलवेज रिकवर्ड, मतलब रिकवर हुआ है मार्केट। टाइम लगता है, अलग अलग जो पीरियड है, अलग अलग जो भी इंसिडेंट हुए, जो भी इवेंट्स आए, उसमें अलग अलग टाइम पे अगर टाइम लगा है मार्केट को रिकवर होने में, लेकिन वो हुआ है। दैट इज व्हाट हिस्ट्री टीचेस अस। राइट, बट ये होता क्यों है, मार्केट आखिर रिकवर क्यों होता है वो समझना भी जरूरी है। जैसे कि बिजनेस होता है, वो प्रोड्यूस करता है, फिर इनोवेट करता है और फिर प्रॉफिट हमें देता है। राइट, सो कोई भी वॉर जैसी सिचुएशन हो गई, इवन कोविड जैसी सिचुएशन हो गई, जो वंस इन ए 100 ईयर्स की सिचुएशन थी, उसमें भी फिर मार्केट ने क्या किया था कि प्रॉफिट जैसे 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 प्रॉफिट्स बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ी, सर्विसेज बढ़ी, उस हिसाब से आपका मार्केट भी ऊपर आया था। अभी जब हम जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की बात करते हैं कि ऐसे कोई भी इवेंट्स आते हैं जियोपॉलिटिकल, उस टाइम पे क्या हो सकता है, जैसे कि ये इराक वॉर हुआ 1990s में, फिर कारगिल वॉर हमारे यहाँ इंडिया में हुआ था 1999 में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14% करेक्शन हुआ मार्केट में, 11% करेक्शन हुआ। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दिस चार्ट। दिस इज द फर्स्ट गल्फ वॉर विच अकर्ड इन 1990, देन कारगिल वॉर -11% हो गया। फिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था यूएस में इन 2001, जहाँ पे मार्केट 18% माइनस हुआ। अभी ये सब चीज जब होती है तो क्या होता है कि करेक्शन कितना टाइम लगाता है, ये 14% माइनस गया, 11%, 18%। राइट, तो ये सब चीज में यहाँ पे आप देख सकते हो कि 36 वीक्स लगा करेक्शन होने में। मतलब कि 14% डाउन गया, मार्केट वॉज कंटिन्यूअस इन करेक्शन मोड फॉर 36 वीक्स। सेम चीज, सॉरी फ्रेंड्स, स्क्रीन शेयरिंग करना रह गया था। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके, सो
यू गो थ्रू दिस चार्ट वंस, हम वापिस ये चार्ट पे जाते हैं कि ये जो अलग अलग जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो हुए उस टाइम पे क्या हुआ। जैसे इराक वॉर हुआ तो मार्केट 14% से करेक्शन हुआ, और उसको कितना टाइम लगा, 36 वीक्स लगा। फिर कारगिल वॉर पे 11% का करेक्शन हुआ और 6 वीक का टाइम लगा। लेकिन वही चीज अगर हम फॉरवर्ड रिटर्न्स फ्रॉम द करेक्शन लो, जब करेक्शन हुआ और जो लो बनाया मार्केट ने, वहां पे क्या हुआ कि आपका जो मार्केट ने रिकवर कर 1 मंथ में कितना परसेंट रिटर्न दिया करेक्शन खत्म होने के बाद, और 6 महीने में कितना रिटर्न दिया। दिस इज एब्सोल्यूट रिटर्न। तो 6 महीने में कितना करेक्शन हो गया, कितना रिटर्न आया आफ्टर द करेक्शन इज ओवर। तो वही चीज अगर आप देखोगे, इसका जो एवरेज आप देखने जाओगे तो एवरेज कितना हुआ, 9% माइनस हुआ, और 11 वीक्स लगा इसको। और उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसने 30 to 35% का रिटर्न एवरेज बना के दिया। इसका क्या मतलब है कि अभी जो फेज है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसको हम ट्रम्प को जाके बोल नहीं सकते कि आप वॉर बंद कर दो, ईरान को जाके बोल नहीं सकते कि आप मान जाओ और पीस डील कर लो। लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है फ्रेंड्स, हमारे कंट्रोल में यही है कि जो भी अभी मुझे मिल रहा है, अभी जो भी मेरा जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है, क्या मैं उसको बढ़ा सकता हूँ या तो मैं एज इट इज उसको कंटिन्यू रखूँ। राइट, दैट इज द बेस्ट आई कैन डू। क्योंकि ये अगर इस टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जब ऐसे फेज आते हैं मार्केट में, उस टाइम पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। और ये टाइम बहुत ही बेस्ट होता है जब मार्केट ऐसा करेक्शन होता है। और अभी तो ऐसा है कि दिस इज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। नो डाउट इंडियन मार्केट और इंडियन इकोनॉमी को इसके कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, लेकिन स्टिल इट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो अभी इसमें मेरा रोल यही है कि मेरा जितना सरप्लस मैं स्पेयर मनी कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट वुड बी मच मच बेटर फॉर योर ओन फ्यूचर। भी यही चीज सपोज, ये डेटा है 11 मार्च 2026 का डेटा है, तो ये 11 दिन पहले का डेटा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चेंज है, परसेंटेज चेंज इन लास्ट 1 मंथ, मतलब कि फरवरी 11 फरवरी से 11 मार्च तक का जो चेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सपोज निफ्टी बैंक से लेके निफ्टी 50, ईच एंड एवरी मेजर जो इंडेक्स है वो सब हमारे डाउन गए हैं। राइट, पिछले 1 मंथ में 1.5% से लेके 7.4% तक नेगेटिव रिटर्न दिया है। अभी ये और भी नीचे गया है, इसके बाद और भी नीचे गया है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है जहां पे मैं मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता हूँ। नाउ अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें, तो अपार्ट फ्रॉम द फ्यूल, अभी जो फ्यूल की क्राइसिस एज सच तो नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे अभी क्राइसिस है। डोमेस्टिक लेवल पे नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री लेवल पे क्राइसिस ऑब्वियसली है, वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उसको अगर हम साइड में रख देते हैं, तो ओवरऑल इंडिया का जो पोजिशनिंग है, इंडियन इकोनॉमी का जो पोजिशनिंग है, इट इज वेरी ऑन ए वेरी बेटर पोजीशन पे अभी हम हैं। जैसे कि जीएसटी रिफॉर्म्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर दिया था, यूरोप के साथ एफटीए ऑलरेडी हो चुका है, लेबर कोड्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गए, और चाइना के साथ भी अभी ग्रेजुअली एंगेजमेंट हो रहा है। राइट, तो ये सब चीज़ क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ से आपका जो पूरा इकोनॉमी है वो रिसेट हो सकता है। as soon as this war is complete, as soon as this conflict is ending, सबसे वन ऑफ द बेस्ट मार्केट जो होगा वो कौन सा हो सकता है, अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से इंडिया हो सकता है। राइट, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट दैट वी कैन लुक फॉर। लेकिन जो मार्केट खुद है, जो जो हमारा स्टॉक मार्केट है, वो कहाँ पे गया। सपोज यहाँ पे मैं अगर आपको ऐसा बोलूँ कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, बीएसई, जहाँ पे बीएसई में जितनी भी नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो एक्सचेंज है उसमें से एक है। यहाँ पे आप देख सकते, अगर देखो डेटा, तो ये क्या बताता है कि सितंबर 2024, जब से ये मार्केट स्टेगनेंसी पे था, मतलब कि मार्केट कहीं पे मूव मूव नहीं कर रहा था ड्यू टू सर्टेन अदर रीजंस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सितंबर 2024 के बाद अब तक जो मार्केट कैप है, पूरा बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट कैप है वो 478 लाख करोड़ था, जो उस टाइम पे ऑल टाइम पे हाई, ऑल टाइम हाई था। वो ऑल टाइम हाई अभी भी उसने क्रॉस नहीं किया है, इतना टाइम हो गया। राइट, सितंबर 24 से मार्च 26 तक अभी भी वो उतना का उतना ही है। ये क्या दिखाता है, ये वही चीज, एक ही चीज दिखा रहा है हमें, एक ही चीज बोल रहा है कि ये मार्केट अभी यहाँ से कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। राइट, क्योंकि ये इतना टाइम पीरियड हो गया है कि अभी यहाँ से
उसने कहीं भी मूवमेंट नहीं किया है। हम दूसरा भी डेटा देखेंगे कि ये शायद लंबा भी चले, लेकिन मेरे पास अगर लॉन्ग टर्म का पैसा है, 5 7 10 साल का पैसा है, तो मैं यहाँ पे लगाना इज मच बेटर। और अभी हम बहुत ही देखते हैं ना, न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज़ मीडिया में देखते हैं कि जो एफआईआई है वो पैसा निकाल रहे हैं, जो डीआईआई है डोमेस्टिक इन्वेस्टर से वो पैसा डाल रहे हैं। राइट। तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का डेटा है कि मार्च 26 में, मतलब मार्च 2026 तक में अभी 48,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए, नेट इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगस्त से लेके मार्च तक का ये डेटा है। तो हर महीने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उन्हें नेट नेट इन्वेस्टमेंट ही किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उसने नेट नेट सेलिंग ही किया है, बराबर। तो नेट नेट जो उसने नेट प्रॉफिट ही अपना प्रॉफिट बुक करके पैसा ले गए हैं दूसरी मार्केट में लगाने के लिए। और यहाँ पे क्या हुआ है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है। अभी ये कितना पॉजिटिव न्यूज़ है या कितना नेगेटिव न्यूज़ है वो हमें समझना जरूरी है। क्योंकि इससे होता क्या है कि जो ऑनरशिप है, ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स, जो एसेट्स की ऑनरशिप है वो क्या हो रहा है, वो रिस्ट्रक्चर हो रहा है। हाँ। तो ये रिस्ट्रक्चर कैसे हो रहा है कि यहाँ पे आप अगर देखो तो एफआईआई की जो होल्डिंग है इनटू इंडियन जो मार्केट है उसमें जो एफआईआई की होल्डिंग है वो रिड्यूस हो रही है, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, इट इज रिड्यूसिंग। और वही चीज अगर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है उसका जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हो रहा है। राइट। तो अल्टीमेट, और दूसरा भी अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे मिड एंड स्मॉल कैप में दोनों इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। राइट। डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अभी ज्यादा इसमें आ रहे हैं, मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है। अभी यही चीज क्या कर रहा है कि जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है उसको मल्टी ईयर हाई पे लेके जा रहा है। जो हमको वैल्यूएशन ज्यादा लग रहा है, जो प्राइस ज्यादा लग रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। लेकिन ये चीज क्या दिखा रहा है कि जो इससे क्या हुआ कि आपका जो पैसा यहाँ से निकल के कहाँ पे आया, इसके पास आया, मतलब जो एसेट्स है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। राइट। तो पिछले 2 साल में, पिछले 3 साल में ये सब बैकएंड में हो रहा है। अभी जब भी यहाँ से पैसा बनना चालू होगा, जब भी यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा, तब क्या होगा, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है जिसने ये प्राइस पॉइंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको ज्यादा पैसा बनने वाला है। क्योंकि जब हम, अगर हम ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स की बात करें, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का डेटा अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे देखो तो इंडिया का ये सेंसेक्स का ये डेटा है। राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले 1 साल का जो रिटर्न है वो सिर्फ 11% है। उसकी उसी तरफ अगर कोरिया हो गया या जापान हो गया उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, यूके है। तो ये क्या दिखाता है, जो अभी ये साइकिल में काम करता है, तो जब भी नेक्स्ट साइकिल चेंज होगी तो इंडिया का रिटर्न अच्छा हो सकता है। और हिस्टोरिकली देखा है कि इंडिया का रिटर्न कंपेरेटिवली अच्छा ही होता है। पिछले 1 2 साल में इंडिया का रिटर्न अच्छा नहीं बन रहा है ड्यू टू प्रॉफिट मार्जिन इश्यू एंड एवरीथिंग, जिसके कारण वो रिटर्न नहीं बन रहा है। नाउ अभी जब इक्विटी मार्केट की बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की मार्केट कैप और सेक्टर परफॉर्मेंस में ट्रेलिंग रिटर्न। सो ट्रेलिंग रिटर्न यहाँ पे आप अगर देखोगे तो लार्ज कैप ओरिएंटेड जो भी सेक्टर्स है और लार्ज कैप स्टॉक्स है वहां पे आप देखोगे तो यहाँ पे इतना अच्छा रिटर्न हमें नहीं दिख रहा है पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल में। वही चीज आपका जो स्मॉल कैप मिड कैप है वहां पे बेटर रिटर्न मिला है। अभी ये क्या दिखा रहा है कि सेक्टर्स भी रोटेट हो रहे हैं। जब भी कोई भी मार्केट की साइकिल चेंज होती है, मार्केट की साइकिल जब रिवर्स होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि सेक्टर रोटेट होता है। मतलब कि आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर है, उसका रिटर्न अभी अच्छा दिख रहा है पिछले 1 साल का। वो ऑटो सेक्टर पिछले 2 3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो इसी तरह से बैंक है, कंज्यूमर कमोडिटीज है, कंज्यूमेबल्स है, और एनर्जी है, ये सब चीज आर परफॉर्म कर रही है। और वही चीज रियलिटी सेक्टर से ट्रांसपोर्टेशन है, फार्मा है, वो परफॉर्मेंस इतना नहीं दे रहे थे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर वो बहुत ही माइनस थे। तो वही चीज क्या होता है कि अभी जैसे भी ये चेंज होगा, अभी आप पिछले थोड़े दिन में भी आप देख रहे होगे तो आईटी का जो स्टॉक्स है, आईटी का जो सेक्टर है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। राइट। तो यही चीज होता है कि सेक्टर रोटेशन होता है। सेम चीज एसेट्स में भी होता है, जैसे कि एसेट क्लास अलग अलग है, गोल्ड है, सिल्वर है, चाइना इक्विटी है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, इंडियन इक्विटी है, यूएस इक्विटी है। तो हर एक जो सेक्टर, ये एसेट क्लास जो होता है वो हर साल चेंज होता है। मतलब ये ऐसा कभी भी नहीं बनेगा कि एक ही एसेट क्लास है
उसने आपको कंसिस्टेंट पिछले 10 साल से रिटर्न बना के दिया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर इंडियन इक्विटी की बात करें तो सपोज 2021 में बात करें तो 31% का पॉजिटिव सबसे टॉप पे था। फिर 4% का रिटर्न दिया, फिर 27% का रिटर्न दिया, फिर 16% का दिया, फिर 8% का दिया, और इस साल तो अभी माइनस में है। तो फिर भी पिछले 10 20 30 साल का अगर डेटा देखते हैं तो 15 से 17% का रिटर्न बना के दिया है मार्केट ने विथ डिविडेंड। तो यही चीज आगे जाके भी कंसिस्टेंटली नहीं मिलती है, लेकिन इसी तरह से सेम वे में अप एंड डाउन करके ही आपको रिटर्न बना के देती है मार्केट। सो फ्रेंड्स, अभी दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इंडिया का जो मार्केट है, मार्केट कैप का जो शेयर है, बैंक बीएफएसआई सेक्टर मतलब कि बैंकिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और इंश्योरेंस, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो शेयर है वो क्या था कि 2015 में 75% मार्केट कैप कहाँ पे था, बैंक्स के पास था, और सिर्फ 5% था जो कैपिटल मार्केट्स के पास था। अभी वही चीज अगर 2025 में 10 साल के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे 54% हो गया और 10% हो गया कैपिटल मार्केट्स के पास। ये क्या दिखाता है कि जो जनरल कॉमन पब्लिक है उसका जो इंटरेस्ट और उसका जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, वो कहाँ पे मूव हो रहा है, जो बैंक डिपॉजिट्स जो थी वो मूव हो रही है यहाँ पे कैपिटल मार्केट्स में, राइट। अभी इंडिया का जो वेल्थ मैनेजमेंट स्टोरी है इट इज जस्ट बिगन। वो अभी सिर्फ चालू ही हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे तो वेल्थ अंडर प्रोफेशनल एडवाइस, प्रोफेशनल एडवाइस के अंदर जो वेल्थ है वो कितना है, सिर्फ 15% है, विच इज इन चाइना इट इज 68%। और रेवेन्यू पुल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आप अगर देखने जाओगे तो 2025 में जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो रेवेन्यू शेयर है, जो पूल है वो 16 to 18% और 14 से 16% से ग्रो होने वाला है नेक्स्ट 5 साल में। सो यही चीज हमें क्या दिखाती है कि जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो मूव हो रहा है बैंक्स डिपॉजिट्स से कैपिटल मार्केट की तरफ, राइट। और जो फाइनेंशियल बिहेवियर है इंडिया का, इंडियन सिटीजन्स का जो फाइनेंशियल बिहेवियर है इट इज ऑल्सो कंप्लीटली चेंजिंग। नाउ दिस इज अबाउट द, ये हम जो प्रॉफिट्स की बात कर रहे थे, जो अर्निंग पर शेयर की बात कर रहे थे, जिसके कारण मार्केट ने परफॉर्मेंस नहीं दिया है पिछले 2 साल से। उसका रीजन क्या है, सितंबर 2024 के क्वार्टर के बाद जो ईपीएस था, जो अर्निंग पर शेयर था, वो इतना ग्रोथ नहीं आया जितना पिछले 3 4 साल से आ रहा था। 2020 के बाद, कोरोना के बाद, जब मार्केट और इकोनॉमी जब रीसेट हुआ उस टाइम पे आपका जो अर्निंग पर शेयर था, मतलब कि नेट प्रॉफिट ऑफ 50 कंपनीज डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड करते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो वो जो ग्रोथ था वो बहुत ही जबरदस्त आ रहा था, उसके कारण हमारा मार्केट भी ऊपर जा रहा था। लेकिन उसके बाद आपका प्रॉफिट उतना का उतना ही रहा है। अभी ये यहाँ से जब प्रॉफिट ऊपर जाएगा, विच इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, अभी दिख रहा है इन नेक्स्ट 6 से 12 महीने में, तो ये सब चीज होगा तब आपका मार्केट क्या होगा, वो भी ऊपर जा सकता है, राइट। और वही चीज यहाँ पे अगर आप परसेंटेज में देखो तो 2024 तक ईपीएस का ग्रोथ था, लेकिन उसके बाद ग्रोथ 1% 7% जितना ही आ रहा है। इसके कारण हमारा मार्केट, हमको जो लग रहा है कि ये वॉर हो गया, ये ऐसा सिचुएशन हुआ, उसके कारण मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। एक्चुअली ये प्रॉफिट मार्जिन्स जो होते हैं, प्रॉफिट्स जो होता है कंपनी का, वो मेन फैक्टर है जिसके कारण वो ऊपर नहीं जाता है। नाउ अभी एक इम्पोर्टेंट एक स्लाइड मुझे आपको दिखानी है, इम्पोर्टेंट एक चीज दिखाना है, उसके बाद हम ये सेशन को खत्म करेंगे और आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे उसको देख लेंगे। अभी फ्रेंड्स सपोज मैंने आज चालू किया है इन्वेस्टमेंट, हमारा एसआईपी अभी चालू है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि ये अभी जो मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है तो इसका अभी कितना टाइम लग सकता है, और पास्ट डेटा क्या है, पास्ट में ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे एक फंड का एक एग्जांपल हमने लिया है। मान के चलो कि 2009, सितंबर 2009 में हमने 10,000 का एसआईपी चालू किया, राइट। हर महीने 10,000 का इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ, और
सितंबर 2009 से मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया। एक साल के बाद क्या हुआ, मैंने एक साल तक एसआईपी रखा था, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1,20,000। और सितंबर 10 में मेरा 1,30,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके सामने वैल्यू कितना था, ओनली 145, मतलब 1,30,000 का इन्वेस्टमेंट के सामने एक साल के बाद सिर्फ 1,45,000 ही बना। वही चीज और एक साल मैंने वेट कर दिया कि चलो अभी और बनेगा पैसा, तो माइनस में चला गया, क्योंकि September 11 इज जब यूएस में अटैक हुआ था। नाउ अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2,50,000 का जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया उसका वैल्यू कितना था, 2,41,000। 2012 में हर महीने में हर महीने 10,000 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ एसआईपी के थ्रू। ये रियल डेटा है, एक म्यूचुअल फंड स्कीम का डेटा है, राइट। सो दिस इज नॉट एजम्पशन, ये रियल में ऐसा हुआ है। तो 3,70,000 का मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, 387 हो गई थी। सेम चीज 2013 में 4,90,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट था और सिर्फ 5,21,000 ही बना। लेकिन यही चीज मैंने कंटिन्यू किया, मैंने सोचा कि मेरा ये लॉन्ग टर्म के लिए है, 10 साल के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना था, तो मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं मेरा एसआईपी चालू रखा। अभी आप देखो फ्रेंड्स, 2014 मतलब कि 2009 में मैंने एसआईपी चालू किया था, 2009 में। एंड इन 2014, 2014 में क्या हुआ, मेरा इन्वेस्टमेंट था 6,10,000 का इन टोटल, और वो कितना बन गया, 12 लाख, मतलब कि डबल। सो 2013 तक कुछ भी नहीं था, 4,90,000 का सिर्फ 5,21,000 बना रहा। और सेम फंड सेम एसआईपी कंसिस्टेंटली मैं कर रहा हूँ, 6 लाख का 12 लाख बना। नाउ दिस इज द रियल डेटा। अभी ये क्या सिखाता है मुझे, कि मेरा जो गोल है उसके हिसाब से उसको प्लान करके अगर मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया है, मार्केट कंडीशन प्लस हो सकती है माइनस हो सकती है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में यही है कि मैं मेरा गोल के हिसाब से फंड सिलेक्ट करके मैंने अगर चालू किया है मेरा इन्वेस्टमेंट, तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ। 2015 में क्या हुआ, 7,30,000 का इन्वेस्टमेंट था, अबाउट 17 लाख रुपीज बने। वही चीज 2016, 8.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, और ऑलमोस्ट 2.5 गुना पैसा मेरा बन गया, 21,50,000 के ऊपर। अभी यही चीज सपोज हर साल का डेटा नहीं देखते, लास्ट जो है वो देख लेते हैं। तो 11 मार्च 2026 का डेटा, सितंबर 2009 से मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया है, करीब करीब 14.5 साल हुए, 14.5 years। करीब मेरा 20 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है, राइट। और मेरा वैल्यू कितना है पोर्टफोलियो का, 1,15 लाख रुपीस। तो मेरा पैसा कितना ग्रो हुआ, अबाउट अबाउट 6%, 6 टाइम्स। और मेरा एनुअल सीएजीआर रिटर्न कितना मिला, 18%। 18% का मुझे एनुअलाइज रिटर्न मिला है पिछले 14 साल का। ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि अगर मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई गोल प्लानिंग के हिसाब से चालू किया है, और उसके हिसाब से मैंने अगर फंड सिलेक्ट करके किया है, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं होती है। मार्केट कंडीशन जो अभी है वो वैसी ही रहने वाली है, वैसी ही रहती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो मेरा जो गोल प्लानिंग के हिसाब से अगर मैंने किया है, फंड सिलेक्ट करके किया है, सो आई शुड कंटिन्यू विद दैट गोल विदाउट पैनिकिंग। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। 30 मिनट्स लगा मेरे प्रेजेंटेशन को। अभी कोई भी क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंक्लूड द सेशन।